सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और हुकूमत साजी में जैसे ही पेशरफ्त होने लगी है तो उसके मुस्बत असरात अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी मुरतब होना शुरू हो गए हैं। और 2-3 रोज से जो हम मार्केट को मुस्तकिल नीचे आ जाते देख रहे थे, आज हमने देखा कि मार्केट में 1000 पॉइंट्स का एक मौके पर इजाफा हुआ। 900 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे पर आज मार्केट क्लोज हुई है और जो क्लोजिंग इंडेक्स सामने आया वो 62,153 का था। यानी आहिस्ता आहिस्ता अब मार्केट अपने रिकवरिंग फेज़ में आ गई है। और जैसे जैसे हुकूमत साजी आगे बढ़ती रहेगी, ये डेवलपमेंट्स होती रहेंगी तो मार्केट पर इसके बेहतर असरात मुरतब होते रहेंगे और एक बार फिर सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता रहेगा। लेकिन इसके लिए हुकूमत साजी के अमल को बहुत ज़्यादा तेज़ करना होगा। अभी जस्ट इसका स्टार्ट है और देखते हैं कि अगले एक हफ्ते में क्या सूरत हाल बनती हमें नज़र आती है। आज किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग हुई और 1000 पॉइंट्स पर सबसे तक मुतमईन है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से ये में रिपोर्ट करेंगे। कफील, बताइएगा, आज ये 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, 62,000 की सतह पर एक बार फिर आ गया इंडेक्स, क्या कह रहे हैं सरमायाकार? निदाइश के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान था और तकरीबन 3000 से ज़ायद पॉइंट मार्केट से निकल गए था हम। उसके बाद अब मार्केट में रिकवरी देखी जा रही है। अगर हम आज के दिन की बात कर लें तो मार्केट खासी पॉजिटिव थी और तकरीबन 62,400 का मार्केट ने जो है वो हाई भी बनाया। और जो सेंटिमेंट अब है वो ये है कि जो तमाम सरमायाकार हैं वो इस बात पर फोकस करके बैठे हुए हैं कि जो हुकूमत की तश्कील साजी का अमल था वो किसी हद तक उसके जो इक़दाम हैं और जो तमाम ख़बरें हैं वो अब मस्बत हैं और अब जो है वो हुकूमत बनने जा रही है। और यकीन वो अगर हम ये कहें कि PDM2 जो है फॉर्म होने जा रही है तो वो वाज़ेह हो चुका है। अब उसके बाद जो सबसे पहली जो अगर हम बात कर लें जो शहबाज शरीफ साहब का एक बयान भी इस हवाले से आया कि जो फौरी तौर पर IMF से रुजू किया जाएगा जो अगली किस्त के लिए, यकीनन ये एक हौसला अफजा बात है। और उसके बाद जो इकॉनमी की लाइन ऑफ एक्शन है उनकी किस तरह गवर्नमेंट जो है वो तमाम जो इशूज़ को उठाती है और उसको टेकअप करती है, तो सरमायाकार इस बात से खासा हौसला अफजा है। और यही वजूहत है कि मार्केट जो है वो 62,400 को उसने हाई बनाया और सेंटिमेंट आज खासा पॉजिटिव है। जी, तो ये सब सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कफील, हमें स्टॉक एक्सचेंज से अपडेट कर रहे थे जहां पर आज मार्केट में एक रिकवरी देखी गई। और जैसे जैसे ये हुकूमत साजी का अमल आगे बढ़ता रहेगा, जो मुआशी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए उन पर भी कंट्रोल करना इस हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। चूँकि अब किन जमातों की हुकूमत बनती है उनके लिए क्या क्या बड़े बड़े मुआशी चैलेंजेस मौजूद होंगे। हम देख रहे हैं कि इस वक्त गैस की कीमतों में इजाफे के लिए IMF की जो डेडलाइन है उसमें सिर्फ 2 रोज़ का वक्त बाकी रह गया है। और अब ये इम्कानात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ओगरा की जानिब से किसी भी वक्त जो कीमतें हैं उसके बढ़ाने के अहकाम जारी हो जाएंगे। तो आवाम के लिए कितना मुश्किल होगा आने वाला वक्त और अगले चंद माह। और फिर जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई हैं। और जब भी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो जाहिर है कि इंपोर्ट बिल बढ़ने से पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर, पाकिस्तान के डेट पर भी एक असर पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, उसके लिए किन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है ओवरऑल, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च पाइड हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के माहिर माशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो एक नई सियासी मुफाहमत का इस वक्त मुल्क में आगाज़ हुआ है, एक नई हुकूमत बनने जा रही है जो कि एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी, वो कितनी जमातों पर मुश्तमिल होती है आने वाले वक्त में हमें बेहतर पता चल जाएगा। इनके लिए बड़े मौशी चैलेंजेस कौन से होंगे आपके नज़दीक? सबसे पहले इस हुकूमत को आकर क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सके? बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, हमारे 2 बड़े चैलेंजेस हैं, एक इंटरनल चैलेंज है और एक एक्सटर्नल चैलेंज है। जिस तरह आपने बताया कि एक्सटर्नल चैलेंज हमारा सबसे बड़ा जो हम पिछले 20 साल से फेस कर रहे हैं वो हमारी एक्सपोर्ट ग्रो नहीं कर रही और इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। आप वियतनाम को देखें तो वियतनाम 2001 में हमारी एक्सपोर्ट जब $10 बिलियन थी तो वियतनाम की एक्सपोर्ट को 13 से 14 बिलियन डॉलर। आज हम 30-35 पे स्ट्रगल कर रहे हैं और वियतनाम 316 को क्रॉस कर चुका है। और सेम आपको टर्की, बांग्लादेश का मिलेगा। बांग्लादेश हमसे हाफ पे था। तो देखिए हमारा एक्सटर्नल क्राइसिस तो बड़ा सिंपल सा सर ये है कि हमारी एक्सपोर्ट ग्रो नहीं कर रही, इंपोर्ट ग्रो कर रही है। और इस वक्त हमें तकरीबन $25 अरब हर साल कर्ज चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट को फाइनेंस करने के लिए या चाहे इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। जो हमारा इंटरनल क्राइसिस है वो इस वक्त बड़ा गंभीर होता जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा उसमें गंभीर क्राइसिस ये है कि हमारे टैक्सेस उस तरह नहीं ग्रो कर रहे और गवर्नमेंट का साइज बढ़ता जा रहा है।
जो गवर्नमेंट का साइज बढ़ रहा है उसके मल्टीपल रीजंस है। उसमें आप देखें तो आपकी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, आपकी मिनिस्ट्रीज का साइज बढ़ रहा है, और ये अखराजात जो आपके बढ़ रहे हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट का डेफिसिट पहले की निस्बत बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप इस साल का बजट देखें तो इसमें तकरीबन 55 to 60% जो हमारा बजट है यह इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस करेगा। तो देखें जो यही सबसे बड़े चैलेंज है जो मैं फील करता हूं कि इंटरनल साइड पे हम कैसे टैक्स को बेहतर कर सके, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम कर सके, स्टेट ओन इंटरप्राइजेस के जो डेफिसिट्स हैं उनको हम कैसे बेहतर कर सके, जो बहुत सी सब्सिडीज दी जा रही हैं, और वो सब्सिडीज अगर आप देखें तो बहुत सी पॉपुलिज्म सब्सिडीज हैं, पॉलिटिकल सब्सिडीज हैं जी, हेल्थ कार्ड है, फलां कार्ड है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडीज हैं, वीट के ऊपर सब्सिडीज हैं। शायद ये हमें बड़ा क्लियरली इसको देखने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, ये अब आने वाले दिनों में हमें एक तो आईएमएफ की एक और अभी इंस्टॉलमेंट पर एक रिव्यू होने जा रहा है, उसकी भी बड़ी ज़रूरत है। फिर हम एक नए आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहे हैं। फिर जो सियासी जमातें अब आकर हुकूमत बनाएंगी, इनके हमने इलेक्शन कैंपेन्स में इनके जो मंशूर देखे, अब उसको तो आप उठाकर साइड में रखने जा रहे हैं। 4-5 जमातों की जब हुकूमत होगी तो किसी एक सियासी जमात के मंशूर पर तो अमल नहीं हो सकता। आईएमएफ प्रोग्राम की इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत है और कितना बड़ा प्रोग्राम अब पाकिस्तान को चाहिए होगा? आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर शुजात फारूक साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं और उनसे एक बार फिर हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को आने वाले दिनों में जो ज़रूरत होगी आईएमएफ प्रोग्राम की, वो कितने वॉल्यूम का पाकिस्तान को दरकार होगा, चूँकि 1.1 अरब डॉलर्स की अगली किस्त पाकिस्तान को 1 माह बाद मिलनी है। तो डॉक्टर साहब, ये आईएमएफ की जो अगली इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को मिलनी है उसकी इस वक्त कितनी अहमियत है पाकिस्तान की इकॉनमी में, और जो अगला प्रोग्राम अब आते ही हुकूमत को अप्लाई करना पड़ेगा उसका फिर वॉल्यूम क्या होगा? वो गुज़िश्ता प्रोग्राम से बड़ा हमें चाहिए होगा, जिस तरह अभी आपने बताया कि हर साल 25 अरब डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को? जी देखिए, हम जुलाई के अंदर एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अंदर गए थे जिसके तहत हमें को $3.2 बिलियन मिलने थे, और उसकी थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो पेंडिंग है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और ये 9 मंथ का प्रोग्राम था, क्योंकि उस वक्त आईएमएफ और हुकूमत पाकिस्तान का इलेक्शन के तनाजर में उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक टेम्पोरेरी प्रोग्राम चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब ये पाकिस्तान में अभी एक स्टेबल, कोई अल्लाह करे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, तो देखें आईएमएफ की तरफ से शायद हमें को 3-4 अरब डॉलर का एक 3 साल का प्रोग्राम चाहिए होगा। अब देखें, जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन जब आप आईएमएफ के साथ प्रोग्राम साइन करते हैं तो जो बहुत से बायलैटरल कंट्रीज हैं वो भी देख रहे होते हैं, जिस तरह आप देखें यूएई है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है। तो शायद ये आईएमएफ के साथ कमिटमेंट आपके लिए जो बाकी लोन्स होते हैं बायलैटरल, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान का लोन भी देखेंगे तो उसमें तकरीबन को 70 to 80% बायलैटरल लोन्स हैं कि जो हमने सऊदी अरेबिया या यूएई या चाइना इस तरह के कंट्रीज के साथ हमारे हैं। तो डेफिनेटली देखें जी, हमारे पास इस वक्त कोई सेकंड प्लान नहीं है। हाँ, हमारे पास एक ही प्लान है कि हमें एक आईएमएफ से स्टेबल प्रोग्राम चाहिए जो कि तकरीबन 3 साल का होगा, और उसमें देखें जी, मईशत में हमें बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है, बहुत बड़ी सर्जरी। शायद ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं कि आप देखें पिछले 2 साल से हम बहुत महंगा। जी डॉक्टर साहब, आपको हम रिकनेक्ट करते हैं। आपके थोड़े से इंटरनेट के सिग्नल्स वीक हो रहे हैं, आपको हम रिकनेक्ट करके आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। अब ये सूरत हाल है कि आईएमएफ के साथ जब कोई प्रोग्राम फाइनल होता है तो उनके साथ बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स भी की जाती हैं, और एक ऐसी कमिटमेंट गैस की कीमतों में इजाफे की भी है। अब उसकी आईएमएफ की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी उसमें सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। अब इन 2 रोज़ में फैसला होना है कि गैस की कीमत को किस हद तक बढ़ना है, इस वक्त क्या सूरत हाल है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही हम जानेंगे कि आईएमएफ को दी गई डेडलाइन अब कल ख़त्म हो जाएगी, तो उससे पहले क्या फ़ैसला होने जा रहा है, आया कोई फ़ैसला हो चुका है या फिर अभी आने वाले वक्त में होने जा रहा है, और फिर कितना मजीद बोझ आवाम पर डाला जाएगा। जो प्रोटेक्टेड सार्फिन और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा और उन पर कितना इजाफी बोझ अब पड़ेगा। तो उमर हयात बताइएगा, अब ये फैसला हो चुका है या अभी ये किया जाएगा, और अगर ये कल तक डेडलाइन गुजर जाती है और फैसला नहीं होता तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और कितना इजाफा होने जा रहा है अब ये गैस की कीमतों में आगे? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज इस हवाले से इक्तिसादी राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया है, और 3 बजे ये इजलास शुरू हुआ है निगरान वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत। कल ये समरी जो है वो गैस प्राइसेस में इंक्रीज़ की जो समरी है वो पेश की गई थी इक्तिसादी राब्ता कमेटी में, लेकिन कल इस पर फैसला नहीं हुआ था, और आज इस हवाले से जो है वो फैसला होगा। और ये समरी है पेट्रोलियम डिवीज़न की, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ओगरा इसकी मंजूरी दे चुका है,
और इस समरी के मुताबिक जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन है उसमें अगर देखा जाए तो प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये PMMBTU जो है वो इजाफे का जो है वो इस वक्त इजाफा मांगा गया है ओगरा की जानिब से, और नॉन प्रोटेक्टेड जो सारिफीन है उनके लिए गैस कीमतों में 300 रुपये PMMBTU जो है वो इजाफे का इम्कान है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चार्जेस में जो है उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। और हमने ये देखा कि मुसलसल जो है वो गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो गैस के शोबे का सर्कुलर डेट है वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। और यही वजूहात हैं कि बिजली और गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सर्कुलर डेट अब तक जो है वो कम नहीं हो रहा। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो इंतज़ामी बुनियादों पर जो ख़ास तौर पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे कि आप गैस और बिजली की कीमतों में हुकूमत इजाफा करें। और उमर, इस वक्त जो आपने बताया कि 3 बजे इजलास अभी शुरू हुआ है इक़्तिसादी कमेटी का, और ये आज ही फैसला हो जाएगा, कोई अब से कुछ देर बाद यानी खबर आ जाएगी कि कितना इजाफा किया गया गैस की कीमतों में? देखिए, जो इजाफा है वो तो जाहिर सी बात है कि जो ओगरा ने जिसकी मंजूरी दी है वही इजाफा होगा। और कल इस पे मज़ीद डेलिब्रेशंस के लिए वक्त तलब किया गया था, और जो पेट्रोलियम डिवीज़न है उनको ये कहा गया था कि आप इस पर मज़ीद जो है कोई ऐसी आपके पास कोई आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से कोई इकदाम हो तो सामने लाएं। लेकिन जो आज सुबह जो है हमारे पास वज़ारत ख़ज़ाना का जो दस्तावेज़ आया है उसके मुताबिक भी हमें यह नज़र आ रहा है कि इजाफा जो है वो यही है कि 100 रुपये और 300 रुपये जो है इजाफे की समरी है। उसके साथ साथ जो तनूर है रोटी के उन पर किसी किस्म का जो है इजाफा ना करने का जो समरी में कहा गया है कि इजाफा नहीं किया जाएगा उनके लिए। और इस हवाले से और जो दीगर कमर्शियल यूजर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन पर भी ये इजाफा लागू होगा? जी, इसके ये फर्टिलाइजर्स प्लांट हैं और सनती सारिफीन हैं, कमर्शियल सारिफीन हैं, उन पर इस इजाफे का इतलाक होगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो तनूर मालिकान हैं या तनूर होल्डर्स हैं। ठीक है उमर, साथ ही रहेगा जरा डॉक्टर शुजात फारूक साहब का इस पर भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ कि डॉक्टर साहब, जब ये गैस की कीमत बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, तो हमारी इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी, हमारे बहुत सारे कारोबारी तबकों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो फिर और एक आम आदमी पर भी ज़ाहिर है इसका बोझ पड़ेगा जो कि घर में भी गैस इस्तेमाल करता है। तो फिर ये किस तरह से हालात बेहतर होंगे? ये जो इस्लाहाती प्रोग्राम है ये कब शुरू होगा, कितना लंबा होगा, लोगों को कब एक सुकून का सांस लेने का मौका मिल सकेगा? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब को आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। तो उमर, अब ये जो इस वक्त सूरत हाल बनने जा रही है, इस पर ज़ाहिर है फिर इंडस्ट्री तो पहले ही इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, अब ये जो गैस प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, इसका इंडस्ट्री पर भी इफेक्ट होगा, इसका एक आम यूज़र पर भी इफेक्ट होगा, तो अब ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके सामने आएंगे फिर? देखें जी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस वही सामने आएंगे जो हम पिछले 20 साल से फेस कर रहे हैं कि जो एक ऑलरेडी बंदा टैक्स दे रहा है, हम उसी के ऊपर और उसको बर्डनाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस वक्त दुनिया में देखें तो पाकिस्तान और मिस्र 2 ऐसे मुल्क हैं कि जो इंपोर्ट टैरिफ में हाईएस्ट हैं। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं शायद उसके अंदर 5-6% सिर्फ जो आपके टैरिफ रेवेन्यूज हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन 40% जो टैरिफ है वहां से रेवेन्यूज आ रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली आप देखें जो IMF के साथ भी अभी तक हमारी जितनी कमिटमेंट है, हमने बिजली के बिल इंक्रीज किए हैं, हमने गैस के बिल इंक्रीज किए हैं, हमने बहुत से लेवी टैक्सेस ऐड किए हैं, हमने GST को ऐड किया है, और इससे आप देखें आपका कारोबारी तबका भी मुतासर होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स मुतासर होंगी। और इसी तरह आप घरों को देखें कि आप इस साल भी देखें तो तकरीबन हम 30 से 35% महंगाई इस वक्त भी पाकिस्तान के अवाम इसको फेस कर रहे हैं। अब दुनिया में देखें ये महंगाई की ये परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से नहीं है, वो इसी वजह से है कि आप गैस के, बिजली के बिल, पेट्रोल की प्राइसेस इनको इंक्रीज कर रहे हैं, और दूसरा साथ हमारी करेंसी अनस्टेबल है जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट, आप पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो रही है, और उस डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी इंपोर्ट बिल महंगा हो रहा है और हम ये सफर कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, अभी आपने चूंकि इंडिया की मिसाल दी, इंपोर्ट बिल की मिसाल दी, तो अभी ये हमने इसी साल में देखा 12 माह में कि इंडिया के साथ हमारी इंपोर्ट में 3 बार इजाफा हुआ है, और अब ये
29% तक बढ़ चुकी है। क्या इसकी वजूहात हैं, क्यों हम बार बार इंडिया से अपने इंपोर्ट बिल में इजाफा कर रहे हैं? इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आकर डॉक्टर शुजात साहब से और उमर हयात से इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिएगा। तो अगस्त 2019 से भारत के साथ तिजारत मुअत्तल है, लेकिन उसके बावजूद ये इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और बार बार इसमें इजाफा भी हो रहा है। तो उमर हयात बताइएगा, ये किन प्रोडक्ट्स की और क्यों ये तिजारत चल रही है, जबकि ऑफिशियली तो इस पर पाबंदी है? अरबाब, इसमें दो चीज़ें बड़ी। अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था। उस वक्त पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया था कि हिंदुस्तान के साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता किए जाएंगे और मुअत्तल किए जाएंगे। और उसके बाद ये हुआ था कि सितंबर 2019 में बाकायदा तौर पर वजारत तिजारत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो भारत से जान बचाने वाली अद्वियात हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो उनकी इंपोर्ट जो है वो जारी रहेगी। और लाइफ सेविंग ड्रग्स के हवाले से क्योंकि हम हिंदुस्तान से इंपोर्ट करते हैं तो उसकी इजाज़त बाकायदा तौर पर दी गई थी। और उसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जो नज़र आ रहा है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जिनकी तकरीबन ये कुछ 429 ऐसी ड्रग्स हैं कि जो हिंदुस्तान से इंपोर्ट हो रही हैं बाकायदा तौर पर और इसकी इजाज़त है। और अब क्योंकि हम इस वजह से भी इसमें इजाफा देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी जो रुपया है वो डिप्रिशिएट हुआ है और डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ी है। और फिर हम तो उमर, ये 3 करोड़ 26 लाख डॉलर्स की जो इंपोर्ट्स हुई हैं, ये सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स ही है या इसमें कुछ और प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं? चूँकि अगर आप अपने शहरों में हम जाते हैं, अपने सुपर स्टोर्स में, मार्केट्स में, तो हमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं जो कि इंडियन होती हैं। देखिए, वो थ्रू प्रॉपर चैनल या लीगल चैनल से नहीं आती। मुझे भी कल एक इंकशाफ मुझ पे भी हुआ है कि मैंने एक कपड़ा देखा जिसको सॉटन कहते हैं और वो सॉटन का जो कपड़ा है वो हिंदुस्तान से इंपोर्ट किया जाता है। तो मैंने पूछा कि ये लीगली इंपोर्टेड है, तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि ये इंपोर्टेड लीगली नहीं है, बल्कि ये स्मगल होके आता है। और ये भी हमने देखा है कि हिंदुस्तान से कई ऐसी अशिया हैं जो वाया दुबई पाकिस्तान आती हैं और जो पेमेंट्स हैं वो दुबई में की जाती हैं और वो वहाँ से जो अशिया हैं वो पाकिस्तान दुबई से भेजी जाती हैं। लेकिन वो क्योंकि इंडियन होती हैं और उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ईरान के रास्ते से स्मगल होके आती हैं, कई ऐसी चीज़ें जो अफ़गानिस्तान के रास्ते से स्मगल होके आती हैं। लेकिन जो दुबई से इंपोर्ट होकर चीज़ें आती हैं उन पर मेड इन इंडिया की स्टैंप हमें उस तरह नज़र नहीं आती। लेकिन जो अफ़गानिस्तान और ईरान से स्मगल होके आती हैं उस पर हम देखते हैं कि वो उन अशिया पर हमें मेड इन इंडिया जो है वो नज़र आता है। और यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इकदाम जो है वो उठाए गए। और हमने चले उमर, साथ रहिएगा जरा, डॉक्टर साहब से भी इस पर मैं उनकी राय लूँ। तो डॉक्टर साहब, ये इसका मतलब कि भारत से चाहे हमारे तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता भी हों, लेकिन हम कोई 3-3.5 करोड़ डॉलर की ये जो इस वक्त लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो उनसे फिर लेते रहेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है इस वक्त? देखें, इंडिया के साथ हमारा कोई बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम नहीं है इस वक्त। हमारी आप इंपोर्ट देखें तो तकरीबन कोई 55 to 60 बिलियन डॉलर है, जो कि तकरीबन आप देखें 550 से 600 करोड़ बनती है। तो उसमें कोई 3-4 करोड़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आप देखें चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 6-7 बिलियन डॉलर है, बहुत बड़ा है, वन साइडेड है कि हम उनसे इंपोर्ट को तकरीबन 8-9 अरब डॉलर करते हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर है और वो भी बड़ी बेसिक आइटम है। तो जिस तरह देखें पाकिस्तान के, आपको पता है इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो बहुत से जो हमारे उनके साथ पॉलिटिकल क्राइसिस हैं उसके ऊपर, रिलेशंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से जिस तरह ये हमारे कोलीग बता रहे थे कि एक तो मेडिसिन हैं और आपको पता है कि जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात फारूक साहब। उमर हयात हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक छोटा सा लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और अहम स्टोरीज़ हैं जिनसे मुतालिक फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और निगरान हुकूमत जो कि 5 माह पहले आई, IT और टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी कामयाबियों के दावे कर रही है और ये कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 महीने के अंदर अंदर ऐसे इक़दाम वज़ारत IT की तरफ से और डॉक्टर उमर सैफ जो कि वज़ीर IT थे उनकी तरफ से लिए गए हैं कि इसकी एक्सपोर्ट में 32% का इजाफा हुआ है। और साथ साथ ये भी बताया गया कि जो अहदाफ थे 15 बड़े बुनियादी अहदाफ, उसमें से 13 को मुकम्मल कर लिया गया। और नई आने वाली मुंतखब हुकूमत अगर इन्हीं इक़दाम को लेकर आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान अरबों डॉलर का रेवेन्यू कमा सकता है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो रोड मैप है उसके फ़रोग पर पूरा प्लान तैयार है। अब नई हुकूमत को आना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो ये जो दावे हैं निगरान हुकूमत के IT सेक्टर में कामयाबी के और एक्सपोर्ट को एक 10 अरब डॉलर के फिगर तक लेकर जाने के, ये कितने काबिल अमल हैं और कैसा काम किया है निगरान हुकूमत ने IT और टेलीकॉम सेक्टर में, और फिर आने वाली हुकूमत को क्या क्या करना पड़ेगा, इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। असफर हुसैन साहब IT एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। असफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो इस वक्त निगरान हुकूमत दावे कर रही है पिछले 5 महीनों में जो इनकी परफॉर्मेंस रही IT और टेलीकॉम सेक्टर, ये कैसी रही है आपकी नज़र में? कितना बेहतर इन्होंने काम किया? जो फिगर्स शेयर किए जा रहे हैं 32% इजाफे के 2 माह में, तो ये वाकई ये सब कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, ये फिगर्स भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक SIFC के क़याम के बाद एक डायरेक्शन और मिली है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करेंगे, जिसमें IT को एक अहम सेक्टर बताया गया है और हम जानते भी हैं IT की क्या अहमियत है। इसमें एक गौर करने वाली एक और बात है और हमें वहाँ वो क्रेडिट देना भी चाहिए। डॉक्टर उमर सैफ का एक ऐसा तजुर्बा रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि पंजाब में IT बोर्ड हो या हो या जैसे अभी NICs जो इग्नाइट की मिनिस्ट्री ऑफ है उसके तहत सेक्टर के क़याम हो, रोजगार हो, फ्रीलांसर्स के लिए पॉलिसीज हो, क्योंकि ये तसलसल से काम हो रहा था और पहले एक तजुर्बा भी था मिनिस्टर साहब का, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। और फिर स्टेक होल्डर्स को सबको साथ लिया गया है, ख़ासतौर पे जैसे एसोसिएशन आशा की एक बहुत अच्छी नुमाइंदगी है, उनके सजेशंस को माना गया है। ख़ासतौर पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो चैलेंजेस थे, जिसमें आपकी एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो होल्ड करना चाहते थे अपनी करेंसी को डॉलर्स में, वो भी अलाउ किया गया था 35%, 50% से 35%। तो ये सारे इकदाम ऐसे थे जिसकी वजह से हुकूमत को बैकिंग भी मिली प्राइवेट सेक्टर की, और आप ग्रोथ भी देख रहे हैं इसी वजह से कि एक कंटिन्यूएशन भी थी और एक डायरेक्शन भी थी। तो यासर साहब, ये अभी जो ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, ये अभी एक कोई शॉर्ट टर्म ग्रोथ है या फिर ये एक स्टेबल तरीके से इसकी कंटिन्यूएशन रहेगी? और जो नए लोग आएंगे अब IT सेक्टर को चलाने के लिए, ज़ाहिर है कि उनकी कॉम्पिटेंस पर बहुत डिपेंड करेगा कि वो इन पॉलिसीज़ को लेकर आगे कैसे चलते हैं। जो इस वक्त हम फिगर्स देख रहे हैं, क्या ये अभी इसमें मज़ीद कैपेसिटी है कि इसको आने वाली हुकूमत और आगे तक ले जा सके? जी, स्कोप बहुत ज़्यादा है। जब भी ये अभी आप 10 अरब का हदफ कह रहे थे, 10 अरब से पहले 5 अरब भी हैं और हमें आहिस्ता आहिस्ता करके हम ग्रोथ देख रहे हैं। दायरा 2.5 से 3 अरब की इंडस्ट्री है, उसको कितना ग्रोथ चाहिए? तो ग्रोथ तो बहुत सारी है, एस्पेक्ट्स पे काम होना है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें जो फ्रीलांसर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सॉफ्टवेयर हाउसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप जो ख़ासतौर पे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो मुल्क से बाहर जिनकी मांग है, उनका बहुत इसमें ख़ास तौर पे अमल दखल है। तो इसमें ज़ाहिर गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है और पॉलिसीज़ में यही इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो स्टेबिलिटी दें। जो दूसरी पेमेंट्स के मसाइल थे वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। गेटवेज अभी भी कुछ इंटरनेशनल गेटवेज आने हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो अभी कुछ काम कर रहे हैं उनमें भी तेज़ी आई है। तो ये सारे ऐसे इक़दाम हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कंटिन्यूएशन भी हो, लेकिन स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ में इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो वो बहुत है। और हमारे पास मैन पावर भी ऐसा है, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट मैन पावर है जो में अपनी खदमात दे रहे हैं दुनिया भर में। तो इसको ये जरूर नहीं कह सकते हैं कि इसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं और हमारे पास अब डायरेक्शन भी है। और साहब, इन चांसेस को एक्सप्लोर करने के लिए अब नई गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस क्या होंगे? उन्हें आकर कौन से स्टेप्स उठाने होंगे? अभी फ्रीलांसर्स की कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात या इशूज़ बाकी हैं अभी जिनको रिजॉल्व करना भी बाकी है और फिर नई हुकूमत को वाकई फ़ौरन करना पड़ेगा? देखिए, वो एक सर्विस पेबल है यहाँ पे, लेकिन नहीं है। और पेपैल की वजह से होती है कि
आप रेट्स अपने इस तरह चाहते हैं कि वो फ्रीलांसर जब पैसे यहाँ रिपेट्रिएट करें, जैसे वहाँ वापस आए, पेमेंट्स आए उनके पास, तो उन पेमेंट्स पे उनको कम से कम हर्डल्स आए, कम से कम रुकावट हो, जल्दी एक्सेस ऑफ पेमेंट्स का मसाइल है फ्रीलांसर्स की अपनी एजुकेशन के मसाइल है। मिसाल के तौर पे मैं एक डिज़ाइन काम $1 का भी कर सकता हूँ, मैं $5 का भी करूँगा, मैं $500 का भी करूँगा, तो उनको एक्सपोजर देने की भी ज़रूरत है। इसी तरह फ्रीलांसर्स के साथ एक मेजर चैलेंज है कि कुछ ऐसी मार्केट्स में अभी भी रसाई नहीं है जिसके लिए हमें एक डिप्लोमेटिक लेवल पे भी काम करना चाहिए कि कहाँ वो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं, वहाँ उनके पास अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि फ्रीलांसर या सॉफ्टवेयर हाउसेस या स्टार्टअप्स दूसरी जगह जाके डिफरेंट एग्जीबिशंस में हिस्सा ले सकें। हमने देखा पिछले दिनों में सऊदी अरब में बहुत बड़ी एग्जीबिशन होने वाली भी है और पिछले दिनों में भी हुई है, तो दूसरी मार्केट्स भी खुल रही हैं। तो ये नॉलेज देना भी बहुत जरूरी है, साथ में फिर ट्रेनिंग देना भी जरूरी है, नई टेक्नोलॉजीज में काम करना भी जरूरी है। सही। और तो बहुत सारे लोग इंटेंशनली इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं और एज फ्रीलांसर्स अपने अपने स्टार्टअप से अपने काम को शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी भी है जो कि डिजिटल इकोनॉमी की जो इंपॉर्टेंस है वो उससे बिल्कुल ही लाइल्म है। तो इसमें भी हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा, कोई ऐसी कैंपेन चलानी पड़ेगी लोगों में इसके शऊर को उजागर करने के लिए, इसको फ़रोग देने के लिए। जी, मास लेवल पे तो बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस तरह हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं KLIN, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से भी बाहर देखना है। हमें ये भी देखना है कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है। ये देखना है कि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NAFTEC में से नाम जरूर लेना चाहूँगा, अब ये सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं करना है बल्कि ये डिजिटल ट्रेनिंग भी करना है। ये अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है। हम जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ IT स्टूडेंट्स की बात नहीं करते, हम ये पोटेंशियल देखते हैं कि वो 10 से 15 हज़ार IT ग्रेजुएट्स के अलावा बेसिक टेक्नोलॉजी स्किल्स जिनसे आप कमा सकें, रोजगार जनरेट कर सकें, वो उन 3 लाख स्टूडेंट्स के पास हो जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बेसिक IT स्किल्स लेके अपना रोजगार कमा सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो एक बड़े स्कोप देने की भी जरूरत है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स IT सेक्टर के ना हो बल्कि दूसरे शोबों के भी हो, और जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सके उनकी अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग या NAFTEC जैसे इदारों से या प्राइम मिनिस्टर की यूथ इनिशिएटिव जैसे था उसके तहत उनकी मदद कर सकें, ट्रेनिंग दे सकें, हमारा स्कोप भी बढ़ेगा और साथ साथ हम अपनी जाहिर है एक्सपोर्ट के टारगेट। और असद, जिस तरह हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कुछ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स शुरू किए और स्टूडेंट्स को स्किल्ड करने के लिए, उनको ये बेसिक स्टेप सिखाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स का इनेकाद हुआ है, तो ये गवर्नमेंट लेवल पर भी इसकी ज़रूरत है और जो उसका कंटेंट है, जो उनको स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, उसका क्या मेयार है? वो क्या बेसिक्स सिर्फ सिखाने की ज़रूरत है या फिर थोड़ा सा उसमें एडवांस की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा? लेकिन जो अभी इनिशिएटिव है कि बहुत सारे इनिशिएटिव मास स्केल लेवल पे यानी बड़े लेवल पे सिखाए जा रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें जिस तरह खास तौर पे खास टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, तो ये फोकस बूट कैंप्स होने चाहिए, यानी 30 लोग 40 लोग क्लासरूम स्टाइल। तो जो जिस तरह आपने जिक्र किया उसमें मास लेवल पे काम अच्छा हो, लेकिन हमें अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को क्लासरूम और बूट कैंप्स लेवल पे भी करना पड़ेगा। हमें उनको बेसिक इस तरह की भी तश्कील देनी पड़ेगी जहां हम एक डायरेक्ट कोचिंग या डायरेक्ट ट्यूटर की इंस्ट्रक्शन के साथ हो, वरना तो लोग ऑनलाइन भी बहुत अच्छा सीख रहे हैं। गवर्नमेंट के डिजी स्किल जो इनिशिएटिव है उससे बेहतरीन काम हुआ है, यहाँ तकरीबन 3 मिलियन प्रोफाइल्स रजिस्टर हुई भी हैं, और जैसे आपने बताया समाजी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी एक अच्छा किरदार अदा करें, क्योंकि आगाही के लेवल पे ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इसको फोकस बूट कैंप लेवल पे या क्लासरूम पे जरूर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असफर हुसैन साहब, IT एक्सपर्ट हमारे साथ रहे थे कि ग्रास रूट लेवल पर, मास लेवल पर बड़ी ज़रूरत है हुकूमत को काम करने की, ताकि IT स्पेशलिस्ट बनाए जा सकें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही दुनिया भर में एक मुस्तकबिल के तौर पर और एक सेफ फ्यूचर के तौर पर देखी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको ये भी बताते हैं कि कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई हैं और सोने की कीमत में एक बड़ी कमी देखी गई है। 3000 रुपये फ़ी तोला ये कीमत कम हुई है, लेकिन अभी ये 3000 की कमी के बाद भी 2,10,000
800 रुपये पर ही मौजूद है। सोना इस वक्त आलमी मार्केट में भी ज़ाहिर महंगा है, वहाँ भी $33 की फ़ी औंस कमी हुई है। तो ये क्यों सोना मुस्तकिल बुनियादों पर महंगा है और इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी कमी आ सकती है और एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में इस वक्त ये है या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हाजी हारून साहब सदर हैं ऑल सेंट सराफ ज्वेलर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 3000 रुपये जो फ़ी तोला कमी हुई है तो बड़ी खुशाइंद है। आने वाले दिनों में आप क्या मज़ीद भी कीमत गिरती हुई देख रहे हैं सोने की हाजी साहब? कि जिस तरह ये नई हुकूमत आ जाएगी और बैठ के ये हल बर्दारी हो जाएगी तो IMF से ये जो शराइतें पूरी करेंगे तो इनको किस्तें भी मिलेंगी, तो डॉलर आएगा तो सोने की प्राइसेस नीचे आएगी और मजीद नीचे आने के चांसेस है। मगर सट्टा माफिया और जो है उन्होंने भाव को ऊपर रखा हुआ है और कानून नाफिज करने वाले इदारे अभी उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये काफ़ी कमी महसूस होगी। अभी इस वक्त जो सोने की जो कमी हुई है और मजीद कमी के चांसेस लग रहे हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कुव्वत खरीदनी है, परचेसिंग पावर नहीं है, ऊपर इंटरनेशनल मार्केट भी घट रही है और डॉलर भी अपनी जगह पर मजबूत है, तो इंशाअल्लाह ताला सोने के भाव नीचे आएंगे। अच्छा, तो भाई साहब इसके लिए आलमी मार्केट में भी कीमत नीचे आना ज़रूरी है, आलमी मार्केट में स्टेबल भी रहे और ये हुकूमत आ जाए, बन जाए और जो इक़दाम आपने अभी तजवीज़ किए हैं वो इक़दाम हुकूमत उठा ले तो भी कमी हो सकती है, यानी आलमी मार्केट में कीमत से मशरूत नहीं है। फ़लस्तीन की और जो इसराइल की जगह में अभी थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है तो उससे लगता है कि वहाँ आलमी मार्केट में, मगर आलमी मार्केट में अमेरिका में बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं रहे तो लोग अपना रुपया गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी सी तेजी आ जाए। जब वहाँ तेजी आएगी तो इसका इफेक्ट हमारे पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। अच्छा। अगर वहाँ तेजी नहीं आएगी, मंदी आएगी तो इसका असर हमारे यहाँ भी पड़ेगा क्योंकि जब अमेरिका अपने बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं रहा है तो वो लोग अपना जो सरमाया गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हाजी साहब ये जो क्या लग रहा है आपको, अभी ये 2,10,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, क्या ये 2 लाख से नीचे आ सकता है? चूंकि एक आम आदमी तो वो फिगर देख रहा होता है, उसको तो ये सारी टेक्निकलिटीज नहीं पता होती। 2 लाख से नीचे आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोना आ सकता है फी तोला? नहीं, 2 लाख से तो नीचे नहीं आएगा, पर 2 लाख के ऊपर ही 4-5 हज़ार 6 हज़ार रहेगा क्योंकि इतनी कमी नहीं आएगी क्योंकि हमारा रुपया मजबूत नहीं है। हमारा रुपया अगर मजबूत हो जाएगा तो ये 2 लाख से कभी नीचे आ जाएगा। अगर ये आने वाले हुकूमत सही मानों में काम करेगी और IMF से भी वो कर्जे ले लेगी तो डॉलर आएंगे तो फिर नीचे आने की चांसेस है और रुपया मजबूत हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो IMF की चुंगल से निकले ताकि ये बहरान खत्म हो जाए, सोने की प्राइस भी नीचे आ जाएगी। अच्छा, तो हाजी साहब ये अगर डॉलर की कीमत में कोई 10, 12, 15 रुपए की कमी आने वाले दिनों में हो जाती है, IMF की अगली किस्त आ जाती है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है, तो उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि एक बड़ी कमी एक्सपेक्ट की जा सकती है सोने की कीमत में? जी हाँ, मगर वो मुझे अभी ऐसे सूरत नजर नहीं आ रही कि 2 लाख के अंदर हो जाए, 2 लाख के ऊपर ही रहेगा। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी हारून साहब, सदर ऑल सेंट सराफ ज्वेलर एसोसिएशन, हमारे साथ बता रहे थे कि ये हुकूमत साजी का अमल हो जाए और उसके बाद फिर अगर डॉलर की कीमत नीचे आती है तो फिर ये सूरत हाल बनेगी और सोने की कीमत में अभी जो 3,000 रुपये की कमी आई है, शायद ये आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ कमी की तरफ भी हम ये मामला जाते देखें। अब एक और बड़ा अहम मामला है और वो है स्टील मिल्स की अराजी पर एक्सपोर्ट जोन बनाने का फ़ैसला हुआ और ये बड़ा एक अहम फ़ैसला तस्वुर किया जा रहा है और सिंध हुकूमत ने भी अब इस पर इत्तेफाक कर लिया। एक तवील अरसे से ये पूरी सूरत हाल पेंडिंग में थी, अब सूबाई काबीना से मतलूबा मंजूरी हासिल करने की हिदायत हो चुकी है और स्टील मिल्स के खसारे में मुसलसल चूँकि इजाफा हो रहा है, माजी में इसकी प्राइवेटाइजेशन की भी बात की गई, इसका जो इस पर बोझ था उसको भी कम करने की बात की गई, लेकिन अमली तौर पर इक़दाम यहाँ पर होना खासे मुश्किल हमें दिखाई देते हैं। सूद की मद में अब हर साल 20 अरब रुपए का इजाफा होता जा रहा है। अब इस इजाफे पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी ख़जाने पर इसका एक बड़ा बोझ पड़ता है और सूबाई हुकूमत अब चूँकि इत्तेफाक इस पूरी सूरत हाल पर कर चुकी है तो इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अली हैदर गबोल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पासलो यूनियन के। तो अली हैदर साहब, ये एक्सपोर्ट जोन बनाने का जो फैसला हुआ है, सिंध हुकूमत ने भी इस पर इत्तेफाक कर लिया है, तो अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी पर एक बोझ की सूरत में स्टील मिल्स मौजूद है, इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो सकेगा? जी अली हैदर गबूल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अली हैदर साहब को आवाज़ आ रही है?
अली हैदर साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं, गालिबन उनको आवाज़ नहीं जा रही है। अब ये स्टील मिल्स के अराजी पर एक्सपोर्ट जोन बनाने का जो फैसला है, इस पर अली साहब और उनकी यूनियन क्या कहती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि मुख्तलिफ औकात में हमने देखा कि स्टील मिल्स के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज करते रहे और उसके। जी अली हैदर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी अली हैदर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है जी। ये बताइएगा, एक्सपोर्ट जोन बनाने का जो फैसला कर लिया गया है, इस पर सिंध हुकूमत भी राजी है, आपकी यूनियन का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरी बात तो ये है कि इस हवाले से देखें, एक अभी तो इंतखाबात हुए, चंद दिन हुए, अब चंद दिनों के बाद जो है वो एक मुंतखब हुकूमत ने आना है, उसने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है। निगरां हुकूमत को पहली बात तो यह है कि मुल्क के अंदर कोई भी पॉलिसी साथ दाम देने का कोई हक हासिल नहीं है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि 3 बड़े स्टेक होल्डर होते हैं, एक तो वफाकी हुकूमत स्टेक होल्डर है, उसका दूसरा सूबाई हुकूमत है और तीसरे इसके मुलाजमीन सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो जब तक के कोई भी फैसला मुलाजमीन या उनके नुमाइंदों से कंसल्ट किए बगैर, उनसे बात किए बगैर कोई आप फैसला लेते हैं तो मेरे ख्याल में वो पायदार नहीं होगा, उसके बड़े मसाइल पैदा होंगे। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ और मैं ये तवक्को भी रखता हूँ कि ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले स्टील मिल के तमाम स्टेक होल्डर बशमूल खासतौर पर स्टील मिल के मुलाजमीन को इसमें एतमाद की लिया जाए और उनकी बात सुनी जाए। बाकी रही बात ये कि तो अली हैदर साहब, आपको अगर ये ऑन बोर्ड लेते हैं तो आपका मौक़िफ़ क्या कुछ और है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस फैसले पर, आप लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो? देखिए, बिल्कुल सर, देखें, पाकिस्तान स्टील मिल कोई आम इदारा नहीं है। मैंने पहले भी ये बात हम हर फोरम पे कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, ये मुल्क कौम का असासा है। इसकी जमीनों पर जो है इस तरह बंदर बार, ये कोई अकलमंदाना बात नहीं है। स्टील मिल की बहाली की बात की जाए, स्टील मिल को बहाल किया जाए, इसकी पैदावार की सरगर्मियों को बहाल किया जाए, बजाय इसके कि इसको स्क्रैप करके खुदा न खास्ता इसकी जमीनों पर जो ना वो आप यहाँ पर हाउसिंग स्कीमें बनाए और प्रोसेसिंग जोन के नाम पर इसकी जमीनों की बंदरबांट करें। तो मैं कतई इसकी हमायत नहीं करता। एज ए ट्रेड रहनुमा के और पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के नुमाइंदा होने के हैसियत से मैं मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान स्टील मिल के पैदावार की बहाली। लेकिन अली हैदर साहब, ये जो खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा है स्टील मिल के सूद कीमत में जो हर साल ये 20 अरब रुपए का इजाफा बढ़ता ही जा रहा है, तो ये इसको घटाने में इससे नहीं मदद मिल सकेगी? अगर ऐसा कोई कदम हुकूमत उठाना चाह रही है जिससे सूरत हाल को बेहतर किया जा सके, तो आपकी नज़र में वो बेहतर नहीं है? देखिए सर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान स्टील मिल के अगर खसारे में इजाफा हुआ, जहाँ स्टील मिल 5-7 साल 8 साल से बंद है, तो इसकी जिम्मेदारी का तयन करना जो है वफाकी हुकूमत का काम था। 2015 में इस इदारे की, जब ये इदारा अपनी पैदावारी सरगर्मियां बाहर कर रहा था, आपने गवर्नमेंट ने, उस वक्त हुकूमत ने जो बदकिस्मती से इस वक्त दोबारा वही हुकूमत आ रही है, उन्होंने गैस बंद कर दी थी। इस वक्त उसी हुकूमत के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी साबिक़ा गलती को सुधारे और स्टील मिल की बहाली की तरफ जाए। स्टील मिल के खसारे में जो अगर इजाफा हो रहा है या मुल्क कौम का जो नुकसान हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार मुलाजमीन नहीं है या ये मुल्क कौम का। तो अली हैदर साहब, तो अब ये 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगेगा, सूबाई काबीना भी तश्कील पा जाएगी, वहाँ से इसकी मंजूरी भी हो जाएगी, इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो फिर आपकी यूनियन को अगर अगले 20 दिन में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया तो आपका क्या लाहे अमल होगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखें, हमने इस चंद दिन कबल जो है इंतखाबात से 1-2 हफ्ते कबल जो है एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया था और उसमें हमने अपना पूरा लाहे अमल मुलाजमीन को भी दिया था और वफाकी हुकूमत के हवाले से मुतालबा भी किया था कि आने वाली हुकूमत संजीदा इक़दाम करे स्टील मिल की बहाली के लिए, स्टील मिल के मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए, खासतौर पर उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा नहीं हुआ, रिटायर मुलाजमीन। जी, और अली हैदर साहब, ज़ाहिर है जो आने वाली हुकूमत है वो भी माजी की हुकूमत का ही तसलसल होगी, चूँकि एक बार फिर यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कामयाब हुई है। तो इससे पहले आपकी कोई इन पॉइंट्स पर उनके साथ कोई बैठक लगी, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके सामने आपने रखे, उस पर कोई बातचीत पहले से हुई हुई है? अली हैदर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रिकनेक्ट उनको हम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू हो सके और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस फैसले पर। और वो ये कहते हैं कि स्टील के लिए इक़दाम किए जाएँ। 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, सूबाई वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और स्टील मिल्स के अपने मुलाजमीन, और जब तक मुलाजमीन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक ऐसे किसी भी फैसले को नहीं माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली हैदर गबोल साहब, जनरल सेक्रेटरी पासपोर्ट यूनियन हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।